नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उपग्रह के बारे में। इसमें देखेंगे हम लोग उपग्रह क्या होता है और कुछ महत्वपूर्ण उपग्रहों के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, वर्तमान में 8 ग्रह हैं अपने सौर मंडल में, उन सभी की हम लोगों ने चर्चा अच्छे से की थी। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि उपग्रह क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एक ग्रह क्या होता है। जिस प्रकार से ग्रह अपने सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमता है, उसी प्रकार से जो उपग्रह होता है, उपग्रह भी अपने ग्रह के चारों ओर घूमता है और साथ में सूर्य के भी चक्कर लगाता है। अब देखते हैं कैसे। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है और ये आपका चंद्रमा है। अब पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कुछ इस तरीके से कक्षा में घूमेगी, ठीक है। और चंद्रमा क्या करेगा? चंद्रमा कुछ इस तरीके से कक्षा में घूमेगा। अब क्या होगा कि भाई पृथ्वी घूम रही है ना, और साथ में जो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह है। अब इसके आसपास घूमने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है। अब जहाँ पे पृथ्वी जाएगी वहाँ पर ये उपग्रह भी साथ में जाएगा। तो इसीलिए देखो साथ में ऐसे घूमते घूमते मान लो पृथ्वी यहाँ पे आ गई तो यहाँ पर भी चंद्रमा घूमेगा। अगर मान लो पृथ्वी यहाँ पे है तो इसके आसपास भी चंद्रमा घूमता रहेगा। तो इसलिए ग्रह की परिभाषा यहाँ से क्या निकल के आती है कि वो आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ में अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। यानी कि जो जिस ग्रह का उपग्रह होगा उसकी तो करेगा ही परिक्रमा, साथ में जो सूर्य है यानी कि जिस सूर्य की ग्रह परिक्रमा कर रहा है साथ में उसकी भी वो उपग्रह परिक्रमा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें देखते हैं क्या है। पहला आपका है ग्रहों के समान उपग्रह भी भ्रमण पथ परवलयाकार होता है। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे पृथ्वी ये है, चंद्रमा ये है, तो कुछ इस तरीके से घूमता है, ठीक है। अब देखिए एक आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ। जैसे सूर्य, मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अब ये कोई फिक्स नहीं कि ऐसे ही इसी पथ पर घूमेगी। इसका ये आकार ऐसा हो सकता है ये ऐसे घूमे, हो सकता है ये ऐसे घूमे, हो सकता है ये ऐसे घूमे, तो किसी भी तरीके से घूम सकती है, ठीक है। यानी कि फिक्स जो है उसका चक्कर वही एक ही चक्कर में घूमेगी। शेप तो यही होगी, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे किसी भी, जैसे नहीं, अगर आपने बचपन में शक्तिमान देखा हो, जब शक्तिमान स्टार्टिंग होता था ऊपर हाथ उंगली उठाता था, उसके शक्तिमान के चारों ओर इस तरीके से छल्ले आते थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही शेप होता है ये, ठीक है। आपको याद आ गया होगा, उम्मीद यही है। नेक्स्ट क्या है, शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं। मैंने आपको बताया था शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनके सौरमंडल में कोई उपग्रह नहीं। और सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो शनि के हैं, जबकि सेकेंड नंबर पे कौन आता है? बृहस्पति आता है। यानी कि वर्तमान में जो शनि सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है और उसके नंबर 2 पे कौन आता है? बृहस्पति आता है। अब हम यहाँ पे चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको अगर आपने किसी ने अगर यूपी पीएससी का पेपर दिया हो, यानी कि लोअर पीएससीएस का पेपर दिया हो, लास्ट ईयर हुआ था ये शायद सितंबर के आसपास में, तो उसमें चंद्रयान से क्वेश्चन आया था, चंद्रयान प्रथम से। अब देखो, अब करंट में कौन था? चंद्रयान 2 था, और क्वेश्चन कहाँ से आया? चंद्रयान प्रथम से आया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब करंट अफेयर कैसे करना है, उस एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लेना उसको, कि कनेक्टिंग टॉपिक आपको रखने हैं। अगर मान लीजिए वर्तमान में चर्चा में कौन सा है? व्योमनेट चर्चा में, यानी अंतरिक्ष में जो भी अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वो चर्चा में अभी 21-22 में भेजना है, तो कहीं ना कहीं जितने भी इसके प्रोग्राम हैं इसरो के, उनको आपको हाईलाइट रखना है। और आने वाली जितनी भी परीक्षाएँ हैं आपको हम गारंटी दे सकते हैं 100% कि या तो आपका अंतरिक्ष यान से क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका जो चर्चा चल रहे हैं रॉकेट, चाहे वो PSLV हो या GSLV हो, वहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। चंद्रमा के बारे में देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि इसके अलावा कोई भी प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का नहीं है। अब देखो ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान में मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है, प्रशांत महासागर में है, ये शायद 11,033 मीटर का है। ये जो गड्ढा है, कुछ भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि कई 100 साल पहले पृथ्वी से कोई उल्का पिंड टकराया आकर के, और इतनी स्पीड से टकराया कि वो जो हिस्सा है निकल करके अंतरिक्ष में चला गया, लेकिन इतनी दूर नहीं जा पाया कि वो पृथ्वी के
गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल पाए। ठीक है, और यही रीज़न है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। और इससे कई सारे साक्ष्य भी हैं। जब चंद्रमा से मिट्टी लाई गई थी अपोलो के द्वारा और यहाँ की मिट्टी से काफ़ी मैच हो रही थी, तो ये भी एक साक्ष्य है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं पृथ्वी का ही हिस्सा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी का ही टूटा हुआ भाग है, जिस कारण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पृथ्वी से माध्य दूरी 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है, चंद्रमा का व्यास क्या है? 3476 किलोमीटर। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग 41%, यानी कि 59% जो है वो हम लोग देख पाते हैं, और 41% जो आपका है वो छुपा रहता है। ठीक है, वो नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा का उच्चतम बिंदु कौन सा है? 35,000 फीट पर है। लिबनित्ज पर्वत है जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा माना जाता है। इससे कुछ संबंधित परिभाषाएं हैं, जैसे सुपर मून, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको देखते हैं। सुपर मून, अब यहाँ पे देख लो, एक साइड में नॉर्मल मून का यानी एक साधारण चंद्रमा का है, और दूसरी साइड में ये सुपर मून का है। यहाँ पे फिगर काट के लगाया गया है। अब देखो, ये कुछ हल्का मतलब छोटा है, ये कुछ बड़ा है। इसमें जो धब्बे आपके हैं वो कम हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन लास्ट बड़ा दिख रहा है। तो है क्या, देखते हैं इसके बारे में। क्या होता है कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है मैंने आपको बताया कि लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा चौकी नहीं है, क्योंकि है ये, क्योंकि जो चंद्रमा है पृथ्वी के परवलयाकार कक्षा में घूमता है। अब देखो यहाँ से अभी आपको समझ में आएगा, ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, और चंद्रमा इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से ये चंद्रमा आपका है, यानी कि परवलयाकार है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दूरी होगी, ये और ये दूरी कैसी है? इन दूरी की अपेक्षा कम है कि नहीं है? आपको लग रहा होगा ये और ये देखो दूरी लगभग सेम होगी, और ये लगभग सेम होगी, लेकिन ये वाली दूरी बड़ी है। किससे? इससे। तो देखते हैं भाई, अब मान लो जब चंद्रमा यहाँ पर, दोबारा हम बनाते हैं आपके लिए अच्छा सा, देखिए ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा की कक्षा है। जब चंद्रमा यहाँ पर होगा तब पृथ्वी से नज़दीक है कि नहीं है, या यहाँ पर होगा तब भी नज़दीक है, और यहाँ पर होगा तब तो भाई पृथ्वी से ये कुछ दूरी लग रही है। अब क्या होता है, देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी से नज़दीक होता है तो कोई भी चीज़ आपके पास अगर नज़दीक होती है वो कुछ बड़ी दिखाई देती है, अच्छी एकदम क्लियर दिखाई देगी। लेकिन वही जो धीरे धीरे जो है दूर होती चली जाए तो धुंधली भी होती दिखाई देगी, आप इस पर समझ नहीं पाओगे क्या चीज़ है। सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे लगाना है आपको। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं, यानी कि ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा की कक्षा है, जो यहाँ पर या यहाँ पर चंद्रमा होगा तो ये जो स्थितियाँ हैं आपकी, ये स्थितियाँ कैसी हैं? ये सुपर मून की स्थितियाँ हैं। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। जैसा आप देख पा रहे हो, आपका बड़ा भी है, जब नज़दीक है तो अपने आप वो चमकीला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्लू मून का। अब ब्लू मून देखो भाई, ये इस पे कलर पे मत जाना कि ये भाई नीला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब जैसे मान लीजिए 31 दिन का कोई महीना है, ठीक, अब इसमें क्या हुआ, जैसे आप मई ले लीजिए, मई 31 दिन की होती है ना, तो इसमें क्या है 1 से 31 तक, यानी कि अगर 1 तारीख को पूर्णिमा है और अगली पूर्णिमा कब पड़ जाए, 31 तारीख को पड़ जाए, यानी कि एक कैलेंडर ईयर में 2 पूर्णिमाएँ पड़ गई ना। तो जो 31 तारीख वाली पूर्णिमा होगी वो कौन सी, वो जो वहाँ का चंद्रमा होगा वो क्या कहलाएगा, वो ब्लू मून कहलाएगा आपका। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जब एक कैलेंडर माह में, जैसा मैंने आपको समझाया अभी, 2 पूर्णिमाएँ हों और दूसरी पूर्णिमा का जो चांद है वो ब्लू मून कहलाता है। इसमें नीले रंग का कोई संबंध नहीं, मैंने आपको बताया भी। इस स्थिति में लगभग ये जो स्थिति है लगभग हर तीसरे साल आपकी हो जाती है। ठीक है, जब एक ही महीने में, यानी कि एक जो कैलेंडर महीना है उसमें 2 पूर्णिमाएँ आ जाएँ। नेक्स्ट आता है ब्लड मून। ये भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से ही संबंधित है। इसमें क्या होता है, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहों को, नहीं, जब 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो उस स्थिति को ब्लड मून कहा जाता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगला क्या है, इस स्थिति को टेट्रॉड भी कहा जाता है। ये आप याद रखना, ये यूपीएससी में पूछा गया है कि टेट्रॉड किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आकाशीय पिंड है। अब भाई जो चंद्रमा आपका है आकाशीय पिंड तो है आपका, ये उपग्रह मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, जब पृथ्वी चंद्रमा पर
पूर्ण छाया डालती है उस स्थिति में चंद्रमा का रंग हल्का सा लाल दिखाई देता है। ठीक, ये हम चंद्र ग्रहण में अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। अगला चंद्रयान प्रथम के बारे में देखते हैं, जो क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस लोअर में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था कि चंद्रयान प्रथम कब छोड़ा गया था अंतरिक्ष में, तो ये डेट आपको बतानी थी 22 अक्टूबर 2008। यही क्वेश्चन था, चाहो तो आप पेपर उठा के देख सकते हो। क्या है भाई चंद्रयान प्रथम? भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया। ये पूरी लाइन आपको रट्टा मारनी। कब छोड़ा गया? 22 अक्टूबर 2008 को। राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। जगह का नाम श्रीहरिकोटा और केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, इसमें जो इंजन, वो जो पोलर था यानी कि ले जाने वाला रॉकेट था, वो क्या था? PSLV C11X द्वारा भेजा गया था। जो रॉकेट होता है जिससे उपग्रह ले जाते हैं, वो उसका नाम था आपका PSLV C11X। नेक्स्ट क्या है? चंद्रमा, जो चंद्रयान प्रथम था वो 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। ऐसा करने वाला जो भारत था वो छठा देश था। इसके पहले कौन कौन कर चुका था? अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान और चीन, यानी कि 5 देश इसके पहले चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष भेज चुके थे, और जो भारत था ऐसा करने वाला छठवां देश था। ठीक है, अब जरा हम समझते हैं यहाँ पे PSLV और GSLV। अब आप सोच रहे हो भाई चंद्रयान 2 क्यों नहीं बताया? चंद्रयान 2 आपको अपने आप से, क्योंकि करंट का मुद्दा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अब थोड़ा समझते हैं कि PSLV और GSLV क्या होता है। ठीक है, इन दोनों के पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। PSLV का मतलब पोलर, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV का मतलब जियो सैटेलाइट, यानी कि P का मतलब पोलर, पोलर का मतलब ध्रुव, और G का मतलब जियो। ये याद रखना आप। अब समझते हैं इसको। अब जैसे आपको पता है कि जो पृथ्वी कुछ इस तरीके से है, आकार जो है पृथ्वी का कुछ इस तरीके से, और ये क्या है? नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये आपका साउथ पोल है। जब कोई सैटेलाइट ऐसे भेजी जाए, यानी कि ऐसे चक्कर लगा दे, भाई जो कोई भी सैटेलाइट हो पृथ्वी का चक्कर लगाती है ना, यानी कि कोई भी सैटेलाइट जब ऐसे चक्कर लगाती है, समझ पा रहे हो आप? इसको थोड़ा सा एज्यूम करो आप इसको, यानी कि ध्रुवों के आसपास, यानी कि ध्रुवों भाई नॉर्थ पोल पे जाती है, फिर घूम के आती है, फिर साउथ पोल से होते हुए फिर नॉर्थ पोल पे जाती है। तो इस प्रकार के जो अंतरिक्ष या जो भी सैटेलाइट है वो PSLV से भेजे जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं सैटेलाइट अगर भूमध्य रेखा के पैरेलल घूमे, जैसे भूमध्य रेखा उसी तरीके से घूमे, तो इस प्रकार की जो सैटेलाइट है वो किससे भेजी जाएगी आपकी? वो GSLV से भेजी जाएगी। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सैटेलाइट अगर ऐसे घूम रही है तो PSLV से भेजेंगे, और कोई सैटेलाइट अगर भूमध्य रेखा के आसपास घूम रही है तो उसको हम GSLV से भेजेंगे। बस यही बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।